The screen is clear to you? Yes, ma'am. Fine. So we did with the ligaments and tendons and all these things. Yes, ma'am. Cartilage, Yes, ma'am. We have done. then bones. Yes, ma'am. This also we have done. Ma'am. Okay, fine. So let's start with the blood. Okay. Okay, so when we see regarding the blood is the fluid connective tissue of our body. ऐसा फ्लूइड है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है हर ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को. एंड इट इज लाइक फ्रॉम ब्रेन, वो सब जगह ब्लड इज रिक्वायर्ड. फ्रॉम ब्रेन इफ यू से योर मसल्स, योर बोन्स, एवरीवेयर. विदाउट ब्लड nothing is being survived. So blood is something which is needed because a major transporter of the respiratory gases is the blood. आपका O2 CO2 ट्रांसपोर्ट जो होता है आपकी बॉडी में वो थ्रू ब्लड, वाया ब्लड ही होता है. सो दैट्स वाई ब्लड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड वन. ओके. एंड द थिंग इज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्लड है वो it is having so many things inside. So first of all, it is made up of plasma, okay, then cells, okay, plasma and cells. So cells are of different types. You have RBCs over here, you have WBC over here, okay, plus you have platelets, plus we have प्लेटलेट्स. ओके, तो सभी स्पेशल हैं, अलग अलग टाइप के हैं. दैट पार्ट वी विल बी सीइंग राइट नाउ, किस तरह से सेल्स जो है वो डिजाइन है. सो सी, लेट्स बिगिन विथ द पार्ट दैट इज प्लाज्मा. ब्लड का जो प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट है, जो फ्लूइड कंस्टिट्यूएंट है, वो हम देखेंगे. इट इज 70 to 80% इज वाटर. ठीक है, प्लाज्मा का जो the main composition of plasma is 70 to 80% is only the water. Rest of the other things are the nutritions that are available through diet, that are being diffused in this plasma. So this is the thing which is very much important, that makes the blood fluid in nature. वो blood का fluidity maintain करता है. Okay, now see this, that apart from plasma, जो cells है, solid parts है blood के, they are RBC and WBC, cellular part देखते हैं तो. So see this, let's begin with RBC first of all. When I say RBC, red blood cells, या red blood corpuscles, okay, or I can say erythrocytes. The another name for this RBC is nothing but the erythrocytes. Okay, so erythro का मतलब ही होता है red in color. Erythro is red in color. ऐसे साइट्स मीन्स सेल्स, ऐसे सेल्स जो रेड कलर के हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पार्ट, ये इनके एक स्पेशल, बायोलॉजिकली वी डोंट से आरबीसीज एंड लाइक दैट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली दे आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स. नाउ स्पेशल इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी क्वालिटी है आरबीसी की, वो ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है. देयर इज नो न्यूक्लियस इनसाइड. ओके, सो विदाउट न्यूक्लियस, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है ये.
ठीक है। अच्छा, नॉन न्यूक्लिएटेड है, दैट मीन्स दे कैन नॉट डिवाइड। ठीक है, जो वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है उनके पास ना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आरबीसीज, एनी डाउट्स? ओके फाइन। So RBCs doesn't have nucleus in them, and the thing regarding these cells is that the life age of these cells is about 120 days. This is the standard एज ऑफ दीज आरबीसीज। मतलब आरबीसी एक बार जब फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में तो वो 120 डेज तक काम करते हैं, उसके बाद दे जस्ट गेट डीनेचर्ड, खत्म हो जाते हैं, दे जस्ट डाई एंड अगेन द न्यू आरबीसीज विल बी प्रोड्यूस्ड। बट देर इज नो डिविजन फ्रॉम द सेल टू सेल, सेल से नए सेल्स बनने वाला डिविजन नहीं होता है, इनकी फॉर्मेशंस होती है, इनके लिए फैक्ट्रीज है हमारी बॉडी में। ठीक है, जहाँ से आरबीसी की फॉर्मेशंस होती है। तो नए आरबीसीज जो है वो बनते रहते हैं और पुराने आरबीसीज जो है वो रेगुलरली क्लियर होते रहते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक हमारे ब्लड, जैसे हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है एडल्ट बॉडी में। ठीक है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड में आरबीसीज जो है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सब 120 डेज खत्म करेंगे और एक ही साथ सब मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। It's like part by part it is working. Some will be having the 128 day, जो कुछ का आज हो रहा होगा, कुछ का कल हो जाएगा, किसी का परसों होने वाला होगा। तो दे आर ऑल फ्रॉम द डिफरेंट एजेस। कुछ जो है वो आज ही फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो एकदम न्यूली फॉर्म्ड आरबीसीज है, तो वो जो न्यूली फॉर्म्ड आरबीसीज है उनको अभी 120 डेज तक काम करना है। Understood? So it is like this, they are completely working on the particular cycle which is being maintained by this blood profile, and this is how they work. ठीक है, now regarding these RBC is that they are, उनके शेप के बारे में अगर हम बात करें, their shape, they have biconcave disc like structure, biconcave डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो बाइकॉनकेव डिस्क मतलब आपने डोनट्स खाए होंगे, खाए? डोनट्स बीच में से हॉलो होता है, बस आरबीसी जो है वो हॉलो नहीं है, वो जो हॉलो पार्ट में एक बहुत ही थिन सा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है। सो इफ यू सी फ्रॉम द साइड, अगर आप उसको अच्छे से देखोगे सामने रख के अपने आंखों के सामने, इट विल बी सीन लाइक दिस। जैसे डंबल का शेप होता है ना, ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, तो बाय कॉनकेव, बाय मतलब 2 साइड्स, दोनों साइड उसको कॉनकेविटी दिखाई देगी आपको, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाय कॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसा है वो। नाउ ये जो आरबीसीज है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू होल्ड द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन। सो हिम का मतलब होता है आयरन। ठीक है, वाइल ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ऐसा ये पिगमेंट है जो आयरन और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। सो हीमोग्लोबिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। ओके, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड इन कलर होता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इट इज रेड इन कलर, जिसकी वजह से ये जो सेल्स हैं वो सब रेड कलर के दिखते हैं। अगर आप इन सेल्स में से हीमोग्लोबिन को हटा दोगे तो ये सेल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। ओके, सो इनका जो कलर है वो हीमोग्लोबिन, ये पिगमेंट की वजह से है। सो दिस हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन्स। ओके, इनके कॉम्बिनेशन से हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है ना। दीज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये जो है, मैं आपको छोटा सा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे रही हूँ कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है, it have a basic structure like this. ठीक है, this is one hemoglobin, one
HB, ठीक है। ये एक हीमोग्लोबिन है जो एक साथ 4 ऑक्सीजन्स को हैंडल कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक साथ अपने अंदर होल्ड करता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन का लेवल हमारी बॉडी में सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज द रीज़न, ओके, बिकॉज हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा, अगर एक हीमोग्लोबिन कम होता है तो आपको 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कमी हो जाएगी, मीन्स योर 4 ऑक्सीजन्स विल बी लेस इन योर ब्लड। सो दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन शुड बी एट द प्रॉपर स्केल पर होना चाहिए आपकी बॉडी में। बेसिकली मेल्स में हीमोग्लोबिन जो होता है उसका रेंज है, फॉर मेल्स द रेंज इज 12 to 16, while in females it is 11 to 14 और 50। अलग अलग बुक्स होंगे तो अलग अलग होगा बेसिकली। सो दैट इज व्हाट 15 इज समथिंग वेरी हाई, बेसिकली 11 to 14 इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज देखो, दिस इज आई एम टेलिंग यू द वन पार्ट। आरबीसीज जो है उसकी एक रेंज है, ठीक है। मेल्स के लिए एडल्ट मेल्स का अलग रेंज है, एडल्ट फीमेल्स का। अगर आपने कभी ब्लड रिपोर्ट्स देखे होंगे तो उसमें स्टैंडर्ड रेंज लिखा रहता है पर क्यूबिक के फॉर्म में। हैव यू सीन इट? यस मैम। ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। उस स्केल पर भी हो सकता है, ठीक है। पर ml के फॉर्म में बहुत कम होता है इंडिया में, इट्स पर क्यूबिक ओनली दे आर गिविंग अस द रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड का प्रोफाइल। तो उसमें जब आरबीसीज होता है ना बेटा, तो उसका एक स्टैंडर्ड रेंज लिखा होता है कि मेल्स में इतना होना चाहिए, फीमेल्स में आरबीसी को इतना होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज फॉर एडल्ट्स। ऐसे किड्स का अलग रेंज है, किड्स में भी बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, प्यूबर्टी के टाइम पर कुछ अलग रेंज है। तो देर आर वेरी डिफरेंट रेंजेस फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द थिंग इज, सबसे ज़्यादा इसकी जो भी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ के लिए आप ले लो, तो चाहे कोई भी सेल हो या चाहे कोई भी केमिकल हो, हर चीज़ के लिए एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल सेट है, दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। मतलब इससे अगर कम हो जाते हैं आरबीसी मिनिमम रेंज से तो भी अच्छी बात नहीं है, और मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आरबीसीज बढ़ जाते हैं देन ऑल्सो इट्स अ वेरी bad thing to bad thing happening inside our body, okay। So this part you have to understand, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज जो है वो हमेशा फॉलो होनी चाहिए आपके डाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और बेसिकली इफ आई से द वर्ड, आप अगर शायद ज़्यादा बुक्स कुछ रेफर करोगे तो कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स देखोगे, जैसे कि एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोएसिस मतलब ये आरबीसीज का ज़्यादा हो जाना, ठीक है। सो दैट पार्ट इज देयर दैट यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट, ऐसा आप कहीं रीड कर सकते हो ये सारी चीज़ें। सो यू डोंट हैव टू रीड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। So minimum and maximum range has to be followed, and do understand this that ये एक छोटा सा आपको आपके घर में फॉलो करने जैसी चीज़ है। स्पेशली इट्स लाइक इन फीमेल्स, इफ वी कंसिडर फीमेल बॉडी, तो फीमेल बॉडी जो है वो हर मंथ मेंस्ट्रुएशन से क्रॉस होती है। मेंस्ट्रुएशन जिसको कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स भी बोलते हैं, okay। So this is for all, for boys also you have to understand, as a boy, as a girl you should definitely understand, because this is happening inside your body, and boys do have to understand because they have sisters and they have mothers, in future they will be having their life partners and all that, so they should be aware of the things, that what are the metabolic activities going inside our body। सो मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स जो होते हैं हर मंथ जो होते हैं,
तो उसमें फीमेल बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है बेटा, ठीक है। सो दैट ब्लड लॉस लीड्स टू द वीकनेस इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली दैट शुड बी डन, मतलब ये मेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। एक पूरा हार्मोनल साइकिल को मैनेज करने के लिए फीमेल बॉडी में मेंसेस नहीं होगा तो भी नहीं चलता है, और मेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। और मेंसेस होते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे जो ब्लड लॉस जो होता है उसकी वजह से वीकनेस डेवलप होती है बॉडी में। एंड दैट्स वाई इन इंडिया बेसिकली, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी में ऐसा एक वो है, मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस ओनली, मतलब ये कोई पर्पसफुली नहीं करता है। बट बेसिकली फीमेल्स जो होते हैं घर में वो अपने डाइट पर, जब तक आप बच्चे हो आपकी मम्मी है आपको ध्यान दे रही है सब कुछ है, लेकिन आपने अपनी मम्मी को खुद देखना, ठीक है। शी इज वेरी मच लीस्ट कंसिडर्ड अबाउट हर न्यूट्रिशन, अबाउट हर डाइट, अबाउट हर थिंग्स, टाइप ऑफ नरिशमेंट शी इज इन टेकिंग। शी इज, वो आपको ज़रूर देगी कि बादाम खाओ, प्रोटीन, दिमाग अच्छा रहेगा, तेज चलेगा। शी विल गिव यू मिल्क की कैल्शियम मिलेगा। शी विल गिव यू द थिंग्स लाइक ईट दिस, इससे खून बढ़ता है, खून अच्छा होता है, साफ होता है, वॉट एवर द थिंग्स नॉर्मल थिंग्स आर गोइंग एट हाउस, ठीक है, एट योर होम्स। बट you must have seen that when the thing is when the topic is about themselves, then it is considered as the least means least considerate part of the female's lifestyle. Okay, so what is happening that in India most of the females are anemic. वो क्या हो जाती हैं, अनीमिया से सफ़र होती है। अब अनीमिया क्या है, अनीमिया का मतलब होता है आयरन का डिक्रीज हो जाना आपकी बॉडी, ठीक है। तो अनीमिया का मतलब है आयरन डिक्रीज होना। अब आयरन डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. गुड, Yes, ठीक है, ma'am. गुड। Yes, ma'am. So once the iron is decreasing, the formation of hemoglobin will not be there. अगर नया हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा तो मेंसेस के, जब मेंसेस, ड्यूरिंग पीरियड, ये जो ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल्स हैं वो लॉस हो जाएंगे और बहुत सारी जो रिकवरी है वो वापस से नहीं हो पाती है। एंड द फीमेल बिकम्स अनिमिक। अनिमिक के होने की वजह से क्या होगा, शी इज़ ऑलवेज टायर्ड, शी इज़ ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा रहना, शी इज़ ऑलवेज लाइक वेरी मच व्हाट यू कैन से, शी फील्स लाइक, वो बोलते हैं ना काम करने के बाद बहुत ऐसे लगता है कि अगर सीढ़ी 2-4 बार चढ़ लिया है तो सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें अनिमिक पेशेंट्स को होती है। तो बेसिकली आप अगर आप अपने घर में, आपकी अगर बहुत बड़ी कोई दीदी है या आपकी मम्मा है, अगर वो ये सब चीज़ों से सफ़र करती है, टायर्डनेस बहुत, आपने अपनी मम्मी को स्पेशली ये चीज़ बोलते हुए सुना होगा, जब भी वो काम ख़त्म करके बैठती है, पैर बहुत दुख रहे, दबा दो कोई, या मेरे पैर बहुत दुख रहे, बोलती रहती है ऐसा कभी कोई आपकी मम्मा से? Yes, ma'am. यू, आई थिंक यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, है ना? यस। सो व्हाई शी इज सेइंग दिस? आपको ऐसा लगता होगा कि क्या रोज रोज क्यों पैर दुखते हैं? रोज रोज इसलिए दुखते हैं कि बिकॉज शी इज अनीमिक। अगर आप उनका हीमोग्लोबिन रेंज लोगे ना बेटा ब्लड प्रोफाइल में, तो इट विल नॉट बी, इट विल बी आइदर उनका 11 होगा या 11 से कम होगा। सो दैट लीड्स टू द वीकनेस इन द बॉडी। सो आप अपनी मम्मा को एक चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, एवरीबडी ऑफ यू, कि जब वो खाना खा लेते हैं ना, जब मम्मा सब लोग, तो आप ये प्रैक्टिस में लेकर आ जाओ। आप थोड़े दिन उनको फॉलो करवाओगे तो वो एक हैबिट बन जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो दिस, दैट वंस यू हैव योर मील, आपका लंच और डिनर हो जाने के बाद जो आपका फुल मील होता है, वंस यू हैव इट, वंस यू फिनिश इट, योर मदर, okay, then just give her a little bit of jaggery. गुड़ बोलते हो आप लोग?
Yes, ma'am. ठीक है, Yes, थोड़ा ma'am. सा मम्मा को वो हैबिट डालो खाने की कि गुड़ खाना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब आपका खाना जब पूरा खत्म हो जाता है तो टेक अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर, एकदम छोटा सा, ठीक है, जो बच्चे पीते हैं ना, जैसे छोटे छोटे बेबी ग्लासेस, उसके अंदर just take only half of the means if you consider only 10 to 20 ml of water in it, ठीक है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 to 20 ml पानी लो और उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल दो और मम्मा को बोलो कि खाने के बाद पी जाए, ठीक है। ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन इज इनफ। ये देने से क्या होगा, द थिंग इज लेमन कंसिस्ट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। और विटामिन सी जो होता है उसके पास है ना एफिनिटी होती है आयरन के लिए। एफिनिटी मतलब इट हैज़ द पावर टू अट्रैक्ट आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो आपकी मम्मा ने जो खाने में जो भी आप खाना खाया है उस डाइट में अगर जितना भी आयरन होगा, ठीक है, तो वो बॉडी से वेस्ट फ्लश आउट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होगा और विटामिन सी उसको होल्ड करके रखेगा जब तक वो आयरन ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाए तब तक। तो वंस आयरन इज इनसाइड द ब्लड तो फिर हीमोग्लोबिन अपने आप फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू शुड, मतलब ये आपके पेरेंट्स, मतलब जो आपके घर में आपके जो फीमेल मेंबर्स है स्पेशली, उनका आप ये जो घर पे है हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो अच्छा कर सकते हो। एंड वंस दिस विल बी इन हैबिट तो जो आपकी मम्मा का जो रेगुलर इशू रहता है ना, थक गए, ऐसा हो रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाए। So that part you can consider regarding the RBCs. Once hemoglobin is there, तो आप खुद इमेजिन करो अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन कैरी करने वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो थकना जो है वो कम हो जाएगा अपने आप से। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Okay, so that is what regarding the RBCs. This is how you should consider the things. Okay, so this till here why hemoglobin is called respiratory pigment, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी करता है ना बेटा। ऑक्सीजन क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस है, इसलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that is what is there regarding RBC. I think this much is enough. इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो 11th-12th में जब बायो लोगे तब पढ़ो। Till then we will proceed with WBCs. Shall I rub this part? Yes, ma'am. Good. So see this regarding WBCs now. Now WBCs जो है बेटा दो टाइप के होते हैं। You have two types of WBC. One are called granulocytes. Other one are non-granulocytes. Okay. So granulocytes मतलब अभी मैं आपको शो करती हूँ कि see this. कैन यू सी, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म देख रहे हो आप, इसके अंदर आपको कुछ दाने दाने दिखाई दे रहे हो। Yes, ma'am. हियर Yes, ma'am. इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ऑल दीज थ्री विल बी हैव, उनके साइटोप्लाज्म में आपको कुछ कुछ डॉट डॉट्स है। वाइल हियर तो यहाँ पर तो साइटोप्लाज्म ही बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वाइल हियर ऑल्सो द साइटोप्लाज्म इज क्रिस्टल क्लियर ऑलमोस्ट। सो दीज टू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स are non-granulocytes, while eosinophil, basophil and neutrophils ये जो है वो granulocytes में काउंट होते हैं। Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Suhana, I am not getting your voice clearly. Suhana, I am not getting your voice clearly.
text over here so that I can Ma'am, understand what she is telling to explain once more. I have not finished. Have patience. Okay? I have not finished the explanation yet. So, see this. So, these are the two types of WBCs over here. ये जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं जिसके साइटोप्लाज्म में कुछ कुछ ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, और जिसका साइटोप्लाज्म क्लियर है दे आर कॉल्ड नॉन ग्रेन्यूलोसाइट्स. तो हमने जो ये दो टाइप पढ़े, ग्रेन्यूलोसाइट्स और नॉन ग्रेन्यूलोसाइट्स, उसमें ग्रेन्यूलोसाइट्स में आ जाएंगे इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, वाइल नॉन ग्रेन्यूलोसाइट्स में जो है वो रहेंगे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. गुड. नाउ सी दिस ओवर हियर. अब क्या एक्चुअली इनका ये जो नाम है, इनके नाम पर हम थोड़ा सा समझते हैं. सी दिस इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनका नाम ही सजेस्ट करेगा कि इनका नाम इस तरह से क्यों पड़ा है. सो सी दिस, व्हेन आई टॉक अबाउट PHIL, PHIL का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब लव या अट्रैक्शन. ओके, सो एफिनिटी, लव, अट्रैक्शन, वॉट एवर यू से, दैट इज PHIL. ठीक है. अब सी दिस इज इओसिनोफिल. इओसिनोफिल मतलब इओसिन एक डाई होता है, ठीक है, एक स्टेन, एक कलरिंग एजेंट है जो इस पर्टिकुलर टाइप के WBC को स्टेन कर सकता है, इसलिए इसका नाम इओसिनोफिल है. इस पर्टिकुलर सेल का नाम इओसिनोफिल है क्योंकि ये इओसिन नाम की डाई से स्टेन हो सकता है. अच्छा, इओसिन जो है वो एसिडिक डाई है. कैसी डाई है? एसिडिक स्टेन है, एसिडिक डाई. तो ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं ये एसिडिक स्टेन से कलर हो सकते हैं, स्टेन हो सकते हैं, इसलिए हम इनको इओसिनोफिल बोलते हैं. सिमिलरली ओवर हियर दिस इज बेसोफिल. तो बेसो मीन्स बेसिक डाई से स्टेन होने वाला, दैट इज कॉल्ड बेसोफिल. इज दिस पार्ट इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज एसिडिक, दिस इज बेसिक. वाइल ये तो आप समझ ही गए होंगे न्यूट्रोफिल के हिसाब से. इट इज Yes, ma'am. colored by the dye which is neutral in nature. जिसका pH जो है वो न्यूट्रल होगा तो वो उसको स्टेन कर सकेगा. सो दीज थ्री टाइप्स, ये जो सेल्स हैं वो किस तरह की डाई को या किस तरीके के स्टेन को एक्सेप्ट करते हैं उस बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन है, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल. So that is how these granulocytes are being divided. Now one more thing over here, can you see is that इनके न्यूक्लियस को आप देख रहे हो. देखो ये जो न्यूक्लियस है हेडफोन जैसा दिख रहा हो, दिख रहा है? Yes, ma'am. ठीक है. सो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसको दो लोब्स है, 1 and 2, 2 लोब्स आर देयर, बाई लोब्ड न्यूक्लियस है इसका. वाइल यहाँ पर आप अगर देखोगे तो देर आर मल्टी लोब, A1, 2, 3, 4, बहुत सारे लोब. कैन यू सी दिस पर्पल कलर वाला? है ऐसा मल्टी लोब. Yes, ma'am. ओके. वेल न्यूट्रोफिल देखो ये एस जैसे शेप का है, एस. कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. ठीक है, एस शेप्ड है. तो दिस इज एस शेप्ड, दिस इज मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, वेल दिस इज बाइलोब. ये आपको लर्न नहीं करना है आई थिंक फॉर क्लास 10, जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. वाइल monocytes and lymphocytes, if you can see these lymphocytes, ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो है वो सबसे बड़ा है. देखो साइटोप्लाज्म के लिए जगह ही नहीं है. कैन यू सी दिस, द लार्जेस्ट Yes, ma'am. न्यूक्लियस दे आर हैव. Yes, ma'am. सो दिस इज व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड. लार्जेस्ट न्यूक्लियस जो है वो लिम्फोसाइट्स की वजह पास है, पर लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट है.
Got it? Yes, ma'am. Difference of Yes, the ma'am. difference of the statement, do understand? Largest nucleus of the WBC is possessed by lymphocytes, but the largest WBC will be the monocyte. Is this part clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that is what regarding the WBC is. Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is what regarding the WBC is. WBC जो है वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब वो इम्यूनिटी सिस्टम पर इम्यून सिस्टम बनाती है. दे आर द सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर द कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ योर बॉडी. ठीक है, ये आपकी बॉडी को कई सारे इन्फेक्शन से, पैथोजन से, वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं WBC से. अच्छा, आपने सुना होगा कि जब भी डॉक्टर चेकअप करता है, ब्लड प्रोफाइल लेता है, तो WBC का भी पर्टिकुलर रेंज है. अगर ज़्यादा WBC आपकी ब्लड में देखने को मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में ज़रूर कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है मीनवाइल. इसलिए WBC का जो नंबर है वो सडनली इंक्रीज हो गया. ठीक है, फिर वो वापस से नॉर्मल भी हो जाएगा. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो अगर कभी डॉक्टर ऐसे बोलता है ना कि आपके WBC बढ़े हुए हैं, तो समझ जाओ कि आपको कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन, एक वायरस भी अगर एंटर होगा तो वो WBC इंक्रीज हो जाते हैं उसको मारने के लिए. सोल्जर्स है ना, तो बढ़ जाएंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द WBC इज. Now the last one is called platelets. Okay, these platelets are responsible for blood clotting. आपको जब भी चोट लगती है तो ब्लड को कवर करने का काम, ब्लड को रोकने का काम जो है सबसे पहले प्लेटलेट्स करते हैं. ठीक है, इनका काम है कि ब्लड को फ्लो नहीं होने दे. जब भी टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसको जल्दी से ठीक कर दे, ब्लड को रोक दे. क्लियर? क्लियर? हेलो? Yes, ma'am. Okay, fine. So this is what you have to understand. These platelets, ये जो प्लेटलेट्स हैं ये आपके ब्लड क्लॉट करते हैं. ठीक है, अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग तो करना है, लेकिन प्लेटलेट्स जो है उनका काम वो एकदम अपने रूल्स के हिसाब से चलता है. तो रूल्स क्या है उनके, कि जब भी आपका ब्लड वेसल डैमेज होगा तभी उनको उसको ठीक करना है. ठीक है, मतलब ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देना, लेकिन ब्लड जैसे ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो उस टाइम पर Ma'am, your voice is not coming. Yes, ma'am. Not coming. Yes, ma'am. हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. सो ब्लड क्लॉटिंग, ये जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम है कि ब्लड जैसे ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो इफ दिस इज योर ब्लड वेसल, ये आपका ब्लड वेसल है और उसको एकदम से चोट लग गई है, रप्चर हो गया, टूट गया है ब्लड वेसल, तो यहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो तुरंत बाहर निकलने लगेगा ब्लड. तो ब्लड को रोकने के लिए
ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, ऐसे लाइन में अरेंज होकर बैंडेज बनाते हैं, जैसे वो वाइट बैंडेज जो आता है ना जो चोट लगने पर बनता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ऐसी बैंडेज का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर पैच कर देते हैं। वंस दिस पैच इज बीइंग डन, अब यहाँ पर हीलिंग शुरू हो जाएगा। आपके बॉडी जो है उसको, इस पर्टिकुलर टिश्यू को, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी, सो दैट न्यू स्किन कैन बी फॉर्म। आई थिंक आपको जब भी चोट, दौड़ते दौड़ते आप कभी अगर गिर गए हो, या कभी जब भी हाथ या पैर में ऐसे घिस के चोट लगती है, तो आपने देखा होगा ब्लड ज़्यादा नहीं निकलता है, लेकिन एक वाइटिश लेयर दिखाई देती है Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. हाँ, और जब ब्लड जब रुकता है तो पहला लेयर जो होता है वो एकदम फ्रेश डेलिकेट सा वाइट लेयर होता है। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. सो दैट इज बिकॉज ब्लड, ये प्लेटलेट्स जो है वो लेयर फॉर्म करते हैं। तो ये ऐसे ढेर सारी बैंडेज बनाते हैं प्लेटलेट्स, एक लगाएंगे फिर दूसरे लगाएंगे फिर तीसरे लगाएंगे, ऐसे सारे प्लेटलेट्स जो है वो बारी बारी ये बैंडेज सारी जो है वो धीरे से लगा देते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. So that is what regarding the blood test. ठीक है, so just go through your textbook. If there is anything to be asked, just let me know. Go through the content of your textbook. Everybody of you, please. Ma'am, here is a word written agranulocyte. What is the meaning of? Have you gone through the content? Read it. ये आराम से पढ़ो। हाँ, Ma'am, I have a doubt. पढ़ लिया पूरा? Ma'am, here is a word given agranulocyte. Ma'am, what is the meaning of that? ओके फाइन, एग्रोमोनोसाइट्स, ठीक है रखो, पहले पूरा पढ़ लो फिर समझाती हूँ। बाकी सबको भी पढ़ लेना। डन। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. अदर्स किसी का बाकी है तो बताओ. Everybody has gone through the textbooks. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. ओके सो एग्रोमोनोसाइट्स ये कुछ भी नहीं, वो ये समझा रहा है कि ग्रेन्युलोसाइट, ये जो मोनोसाइट है वो नॉन ग्रेन्युलोसाइट है. समझ में आ रहा है. Yes, ma'am. तो एग्रो मतलब वो बिना ग्रैन्यूल्स वाला है, एग्रोमोनोसाइट. ठीक है. No, ma'am. Agranulocyte. कम अगेन, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस बेटा. आज मैसेज का उस पे डालो नीचे टेक्स्ट में, तो मुझे समझ में आएगा कि आप क्या पूछ रहे हो. बाकी सभी को ए ग्रेन्युलोसाइट, ये क्या लिखा मैंने, नॉन ग्रेन्युलोसाइट को ए ग्रेन्युलोसाइट भी बोल सकते हैं ना, ऑपोजिट है. Yes, ma'am. ये नॉन ग्रेन्युलोसाइट को आप ए ग्रेन्युलोसाइट्स भी अगर लिख दोगे, इट्स वन एंड द सेम थिंग. और कोई डाउट्स? इज इट डन? Ma'am, ma'am, in my textbook, one line is there that monocytes ultimately migrate to body tissues and transform into macrophages and histiocytes. Ma'am, what is the meaning? हाँ ओके. मोनोसाइट्स जो होते हैं, ये मैंने बोला ना लाइन ऑफ डिफेंस है. तो ये क्या होते हैं, ये जब भी इन्फेक्शन कोई एंटर हुआ, जैसे हमारी बॉडी में सपोज कोई एक पर्टिकुलर वायरस की एंट्री हुई है, वो वायरस जो है वो ऐसा है. ठीक है. जैसे ही ये वायरस अंदर एंटर हुआ तो ये जहाँ पे भी जिस भी टिश्यू में एंटर होगा, तो ये मोनोसाइट जब उस पर्टिकुलर टिश्यू में अटैक करने जाते हैं तो वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो वो बन जाते हैं मैक्रोफेजेस. मैक्रोफाज या मैक्रोफेज, फेज जो आप बोलना चाहो, मैक्रोफाज या मैक्रोफेजेस. ठीक है. तो मैक्रोफाज, फाज का मतलब होता है टू किल और टू ईट. ठीक है. और मैक्रो मतलब बिग. इतने बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं जो ये वायरस को खा जाएंगे, दे आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस. दूसरा क्या बन जाते हैं वो, और कौन सा वर्ड लिखा है? Histiocytes. हाँ, हिस्टियोसाइट्स. हिस्टोसाइट्स ये लिखा है. No, ma'am, after T, I is there, histiocytes. हिस्टियो, बेसिकली हिस्टोसाइट्स. तो हिस्टोसाइट्स कुछ जब आपको एलर्जिक कुछ चीज आपके अंदर एंटर होती है, जैसे कुछ कुछ लोग एलर्जिक होते हैं ना कि वो ब्रिंजल खाते हैं तो खुजली आने लगती है, या फिर टमाटोज खाते हैं तो खुजली आने लगती है, उनको सीड्स सूट नहीं करते हैं. सुना है ऐसा लोगों को? Yes, ma'am. तो जब भी कोई एलर्जिक चीज आपकी बॉडी में घुस जाती है ना, तो उसको खत्म करने के लिए हिस्टोसाइट्स की प्रेजेंस होती है. ठीक है. और Okay, ma'am. वो बनते ही ये मोनोसाइट के मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं. और कुछ No, ma'am. बाकी सभी को हो गया? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. गुड.
Yes, ma'am. Shall I proceed now? Yes, ma'am. फाइन. सिमिलरली लिम्फ, हमारी बॉडी में लिम्फ भी एक तरीके का फ्लूइड है जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बनाता है. ठीक है. लिम्फ क्या है, आप पहली बात वो समझ लो. हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर से ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, तो ब्लड जो है वो एक प्रेशर से फ्लो होता है. और अब तो आपने समझ लिया कि ये ब्लड वेसल्स जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं. थिनेस्ट एपिथेलियल टिश्यू है स्क्वैमस वाला. ठीक है. तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से ये ब्लड वेसल बना है. तो जब ब्लड इससे जोर से फ्लो करता है तो क्या होता है कि बहुत सारी फ्लूइड जो है वो बाहर ऊज आउट होती है. ऊज आउट होना मतलब थोड़ा थोड़ा निकल के बाहर आती है. ठीक है. एग्जाम्पल आपको दूंगी जैसे कि what you can say, take example for this is that have you हेलो हेलो. हाँ. ठीक है. तो ब्लड जब फ्लो होता है तो वो क्या करता है, बहुत सारा फ्लूइड जो है उससे ऊज आउट हो जाता है. जैसे आपने देखा होगा कि स्पेशली जो केक को जो डिज़ाइन करने के लिए पाइपिंग बनाते हैं. ठीक है. अगर वो प्रॉपरली सील्ड नहीं होता है या कहीं से आप छेद होगा तो आप प्रेस करोगे तो वो दूसरी जगह से भी ऊज आउट होने लगता है. होता है ऐसा. ठीक है. सिमिलरली ब्लड जब फ्लो होता है तो ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू तो ये बहुत पतला सा टिश्यू है, तो इसमें से जो बहुत सारा फ्लूइड जो है वो ऊज आउट होता है. तो ये फ्लूइड कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए. तो आपके ब्लड वेसल के पैरेलली एक और वेसल्स जो होते हैं वो रन करते हैं, जो बोलते हैं हम लिम्फ वेसल्स. ये लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं, ये सारे फ्लूइड को अपने अंदर भर लेते हैं. यू कैन सी ओवर हियर, देखो सभी जगह है ये लिम्फेटिक वेसल्स. जहाँ जहाँ आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं वहाँ वहाँ ये लिम्फेटिक वेसल्स. कैन यू सी देम? Yes, ma'am. Okay. Now see this, that these lymphatic tissues are responsible for your डिफेंसेस. जो है आपकी बॉडी कितनी पावरफुल है वो ये सारा जो है वो लिम्फेटिक वेसल जो है वो डिसाइड करता है. अंडरस्टूड. सो दीज लिम्फेटिक वेसल्स हैव लिम्फ नोड्स. आप देखो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं. दिख रहा है? Yes, ma'am. So these rounded structures are called the substations. ये stations हैं छोटे छोटे. तो जो ये lymph जब अंदर इसमें एंटर हो जाता है तो उसमें थोड़े से WBC भी आ जाते हैं, थोड़े से कई बार ना प्लेटलेट्स आ जाते हैं. ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं कई बार. तो ये क्या करता है वेसल, सब हेलो. Yes, ma'am. सो दीज आर द लिम्फेटिक सबस्टेशंस. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जब सेल्स जो है वो एंटर होते हैं वो जाते हैं इनके पास. ये स्प्लीन है और ये थाइमस है. ठीक है. ये दो ग्लैंड, दो स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं. तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये स्पेशल फोर्स ऑफ डिफेंस बनाता है. जैसे आपको पता है कि हमारा बेसिक लाइन जो डिफेंस के लिए है वो पुलिस है. पुलिस के से ज़्यादा स्पेशल है आर्मी. आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, है ना. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से भी ज़्यादा स्पेशल है CBI, मतलब जो सीक्रेटली वर्क करते हैं, जो कमांडोज हैं और सीक्रेटली वर्क करते हैं. तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपके स्पेशल फोर्सेस को डिज़ाइन करता है ताकि अगर ज़्यादा कोई इन्फेक्शन एंटर होता है तो उससे फाइट करने के लिए कुछ और स्पेशल टाइप के सेल्स होने चाहिए जो स्पेशली ट्रेंड हो सिर्फ लड़ाई करने के लिए. तो वो जो काम करता है वो स्प्लीन और थाइमस करते हैं और उसके साथ में कई सारे लिम्फेटिक ऑर्गन, ये वेसल्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं. जैसे कि ब्लड वेसल रन करता है हमारी बॉडी में, सिमिलरली लिम्फेटिक वेसल्स भी रन करते हैं. अंडरस्टूड दिस पार्ट? दैट मेक्स अप द होल लिम्फेटिक सिस्टम. Yes, ma'am.
ओके, दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स फॉर द इम्यूनिटी। सिर्फ एक ही चीज इम्यूनिटी के लिए काम नहीं करती है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डिसाइड करती हैं, जज करती हैं और वर्कआउट करती हैं उसके लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इज दिस पार्ट इज क्लियर नाउ? Yes, ma'am. हाँ बेटा। क्लास का रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल एक्चुअली नेट कनेक्शन हमारा थोड़ा पुअर है इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा था मैंने। इट्स बीन रिकॉर्डेड बेटा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, डोंट वरी। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग है, डोंट वरी। आपको जूम में दिख नहीं रहा होगा, एम आई राइट? यस मैम। हाँ, ये एक दूसरे ऐप में रिकॉर्डिंग हो रहा है, सो डोंट वरी। व्हाट इट? यस मैम। Now, once the lymph is over, let's proceed for the muscles. ठीक है, अब हम जब मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड या फिर अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक। ठीक है, अब सबसे पहले स्ट्राइटेड देखते हैं। तो स्ट्राइशंस मतलब क्या होता है? वर्ड स्ट्राइशंस का मतलब क्या होता है? वर्ड स्ट्राइशंस क्या मतलब होता है इसका? मैम बैंड्स। वेरी गुड, लाइंस या फिर बैंड्स। गूगल किया? नो मैम। गुड, ठीक है, लाइंस और बैंड्स। बॉयज, मैंने तुम लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि इसका वो मीनिंग दोगे। शर्ट खरीदने नहीं जाते हो कभी? शर्ट्स खरीदते हो? यस मैम। हाँ, तो शर्ट्स खरीदते हो तो शर्ट के सेक्शन में एक स्पेशल एरिया होता है जहाँ पर सिर्फ लाइन वाले शर्ट्स होते हैं, ऐसी लाइंस, ऐसी लाइंस या ऐसी लाइंस, चेक नहीं, सिर्फ लाइंस। ठीक है, तो लाइंस वाली शर्ट जहाँ होती है वहां पर कभी ध्यान देना, लिखा होता है कि जोन फॉर स्ट्राइटेड शर्ट्स या स्पेशल फॉर द स्ट्राइटेड शर्ट्स, वहाँ लिखा हुआ। हाँ, कभी ध्यान नहीं दिया, हम ध्यान कुछ और ही सामान में दे रहे होते हैं। ठीक है, तो लिखा होता है बेसिकली, या आप पैकेट्स पे देखोगे लाइन वाले शर्ट्स पे, उस पर लिखा होता है कि वर्टिकली स्ट्राइटेड, slanted striated, horizontally striated, this is how it is being written, so just see to it। तो striated मतलब ऐसे मसल्स जिनके ऊपर लाइंस होती है, आपको लाइनिंग्स दिखेंगी। ठीक है, तो लाइनिंग्स क्यों दिखेंगी? क्योंकि वो उनका जो फॉर्मेशन है, वो जिस तरह से बने हुए हैं, वो एक स्पेशल टाइप के यूनिट्स वाइज बने हुए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से लाइनिंग फॉर्मेशंस होती है। मतलब आप अगर इन मसल्स को आप देखोगे तो आपको ऐसे जिगजैग जिगजैग लाइनिंग्स दिखाई देंगी थोड़ी थोड़ी देर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइशंस। तो ये जब ये बनता है तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, ये 2 लाइंस जो बन रही हैं, ये जो 2 लाइंस हैं, इनके बीच का ये जो पूरा जोन है, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। इसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर। ठीक है, तो सार्कोमियर मतलब एक यूनिट है मसल का, स्ट्राइटेड मसल्स का। ठीक है, सो दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड। वाइल अनस्ट्राइटेड मसल्स आप देखोगे तो वो प्लेन मसल्स होते हैं, देयर आर नो लाइंस ऑन देम। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग स्ट्राइटेड एंड नॉन अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड। एंड द अदर थिंग इज रिगार्डिंग कार्डियक। कार्डियोलॉजिस्ट किस किस चीज का डॉक्टर होता है? हार्ट। तो जहां पर भी वर्ड कार्डियक है, वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट।
ठीक है। स्पेशल मसल्स, ये मसल्स आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन के पास नहीं है एक्सेप्ट हार्ट। तो हार्ट इज द ओनली वन विच होल्ड्स दीज मसल्स। ओके, नाउ सी द, यहाँ डिफरेंस हम कंपेयर करके मैं दिखा रही हूँ आपको ये सारे मसल्स को। ठीक है, सो शेप ऑफ द सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइटेड मसल्स का सेल्स जो है वो लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है, नॉन टेपरिंग एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, तो मतलब इसका समझ लेते हैं। लंबे हैं, नॉन टेपरिंग। नॉन टेपरिंग मतलब, नॉन टेपरिंग का मतलब होता है, आप लोग ये चॉकलेट्स खाते हो ना, पल्स, स्पेशली पल्स या कच्चा मैंगो, ये सब। Yes, ma'am. हाँ, कितने तुरंत बोल गए। ठीक है, आपने देखा होगा वो दोनों साइड से सील होता है, तो दोनों साइड से एकदम पूरी तरह Yes, से ma'am. चिपका हुआ। हाँ, दैट इज कॉल्ड टेपरिंग। उसको क्या बोलते हैं? टेपर कर देना। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्ट्राइटेड मसल्स ना। पर ये जो स्ट्राइटेड मसल्स है उनकी एंडिंग्स जो होती है वो नॉन टेपर्ड होती है, मतलब वो ट्यूब जैसे होते हैं। ठीक है, उनकी कोई टेपरिंग एंड्स नहीं होते, लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड मतलब ये सिंगल एक सेगमेंट है, इसमें से कोई भी एक ब्रांच निकलता नहीं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो दे आर द Yes, ma'am. single units. Now see this. ठीक है, here unstriated cells are long with tapering ends, मतलब स्पिंडल शेप सेल्स जो है वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे अनस्ट्राइटेड मसल्स के। ऐसे होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं वो टेपर हो जाते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनब्रांच्ड। वाइल कार्डियक जो है वो भी नॉन टेपरिंग है, सिलिंड्रिकल है, बट दे आर ब्रांच्ड। इसमें आप देखोगे ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकले हुए होते हैं कुछ कुछ मसल्स को, इसको इधर से निकला हुआ होगा ऐसे। so you can see striations also, you can see the branching also, while here no branching is there. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. ठीक है, नाउ न्यूक्लियस वाइज स्ट्राइटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इनके पास खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं हर जगह पर। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड सिचुएटेड टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ मसल फाइबर, मतलब किनारे किनारे पर अरेंज्ड होते हैं। पेरीफेरी मतलब किनारे पर से जो न्यूक्लियस है वो रहते हैं। वाइल दीज आर यूनी न्यूक्लिएट, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, वो भी सेंटर में। and cardiac one, they can have one or two nuclei at the same time at the center. ठीक है, उसमें हो सकते हैं एक हो, कभी दो न्यूक्लियस भी हो at the Why center. do they have two nuclei? There are so many chances, binucleated condition, multinucleated condition, it's all possible. Understood? Okay, ma'am. ठीक है, then striations तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें लाइंस होंगी, बाकी में लाइंस नहीं होंगी। वेल कार्डियक में फेंट स्ट्राइशन, थोड़े थोड़े बहुत स्ट्राइशन देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब मोड ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, मोड ऑफ कंट्रैक्शन क्या समझा रहा है कि ये जो स्ट्राइटेड मसल्स हैं वो वॉलेंट्री हैं, कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगो फटीग। ठीक है, तो वॉलेंट्री मतलब आपकी इच्छा से काम करने वाला। ठीक है, अगर आपका मन होगा तो आप हाथ पैर हिलाओगे, अगर आपका मन नहीं होगा तो आपकी मम्मी पापा, घर में दीदी भैया चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएंगे, लेकिन हम एक ही जगह पर पड़े रहेंगे पर हिलेंगे नहीं। एम आई राइट? है ना? सो जो आप आलस दिखाते हो ना कि अभी नहीं उठेंगे, वो क्यों? क्योंकि मसल्स आपके कंट्रोल में, वॉलेंट्री। हमको नहीं करना है काम तो हम नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट द स्ट्राइटेड मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल। अनदर थिंग, अनस्ट्राइटेड वन या नॉन स्ट्राइटेड, ये वो है जो इनवॉलेंट्री, जो ऐसा नहीं है कि आपका मन किया तो काम किया, नहीं किया तो नहीं किया, वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। जैसे कि आपने जब खाना खाया
तो ईसोफेगस का काम है खाना जो है उसको स्टमक तक पुश करना। आप ऐसे सोचते हो चलो अभी मैं मुंह में भर के ईसोफेगस में भर के बैठा रहता हूँ, 3 घंटे बाद मैं अपने ईसोफेगस को बोलूंगा कि चल भाई पेरिस्टालसिस कर और खाने को नीचे ले जा, ऐसा होता है? नो मैम। नहीं। तो वो ईसोफेगस जो है वो इनवॉलेंटरी है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर लिखा है दे सून अंडरगो फटिग। ये जो मसल्स हैं वो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, काम करे नहीं करे थकान बहुत जल्दी होती है, बट ये जो मसल्स हैं वो थकते नहीं है। आप 4 रोटी खा लो या 6 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, अगर उनका काम जब तक आप अपने मुंह में सब चीजें डालते जा रहे हो तो उनका काम है कि चीजों को स्टमक तक पहुंचा दें। सिमिलरली स्टमक आपका इनवॉलेंटरी है, जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है तो वो आपके क्या आपके सिग्नल का या आपकी परमिशन का वेट करता है कि जब तुम बोलोगे बेटा तभी मैं डाइजेशन शुरू करूंगा, नहीं तो तब तक मैं खाना पेट में भर के रखता हूँ, ऐसा है? नो मैम। नहीं। तो वो दूसरी चीज कि ये इनवॉलेंटरी है और ये थकते नहीं है, स्टमक जो है वो थकता नहीं है बेचारा, काम आपका आप चाहे कितना भी कचरा पट्टी अंदर डालो सबको डाइजेस्ट करने में लगा रहता है बेचारा धीरे धीरे, ठीक है। वाइल द लास्ट वन आर कार्डियक। कार्डियक जो है वो कंप्लीटली इनवॉलेंटरी है, क्योंकि ये अगर आपकी इच्छा से चलेंगे तो भगवान जाने क्या होने वाला है, ठीक है। एंड रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इनका एक रिदम फॉलो होता है, वो अपने रिदम से कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं। एंड अगर ये जिस दिन थक गए उस दिन क्या होगा? क्या हो जाएगा उस दिन? ब्लड पंप होना बंद हो जाएगा फिर हमें व्हील टाइम। टाटा बाय बाय हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो दैट इज द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड रिगार्डिंग मसल्स। नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ऐसे मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है। रिदमिकली आपका हार्ट बीट एक रिदम पे चलता है, यस मैम। दैट इज व्हाट द रिदमिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि है ना किसी का बज रहा है धमाधम धमाधम और किसी का बज रहा है कुछ और दूसरे ट्यून पर, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक दो ही साउंड्स पे बजता है, वो दो ही साउंड्स को वो फॉलो करता है। हाँ वो तेज या धीमा हो सकता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे कि आप जब भूत वाली पिक्चर देखते हो या सामने एक खतरनाक वाला टीचर आपका सप्लीमेंट्री लेके खड़ा है, जो पेपर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, तब जो आपको होता है तब रिदम आपका जो है बीट वही रहेगा बट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, थोड़ा तेज तेज बजेगा, ठीक है। और जब आप आराम से हो मस्त आराम हो तब वो क्या कर रहा है आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो बीट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो these are the basic difference regarding these three muscles. if you want to note down तो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो, जो भी कर रहे हो जल्दी करो। यस मैम, आप फिनिश। ओके फाइन। आपका नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? मैम 4:45 से। 4:45। ओके यस फाइन। मैम, जल्दी से शुरू होगा लेकिन हमको तो देखने मिला। Okay, fine. So basically, we have more little bit of more time. Am I right? Shall I change the slide now? यस मैम। No. So last is the nervous tissue. ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है दिस पर्टिकुलर टिश्यू जो है, ये जो आप डिजाइन ये पूरा देख रहे हो, इसको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं।
या नर्व सेल बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्व जो न्यूरॉन होता है आपका, न्यूरॉन, नर्व सेल, न्यूरल टिश्यू या न्यूरल सेल, ये सब एक ही वर्ड है, आप कोई भी यूज कर सकते हो इनमें से, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सेल है, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का सबसे बड़ा सेल यही है, ठीक है। Yes, sir, about 1 meter. हाँ, 1 मीटर। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इस पर्टिकुलर टिश्यू की, ये पर्टिकुलर सेल्स की, कि ये जो है ये फॉर्म होते हैं कब, जब आप अपनी मदर्स वर्म में होते हो तब, ठीक है। जब आपकी फॉर्मेशन चल रही है तब आपके नर्वस टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद ये जो फॉर्म हो गए वो लाइफ टाइम वैसे ही आपके शरीर बॉडी में रहते हैं। दे डोंट डिवाइड, they don't change, they don't enlarge. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, नथिंग चेंजेस रिगार्डिंग देम। हाँ, आपकी जो हाइट बढ़ती है उसके अकॉर्डिंगली प्रपोर्शन उनका वो वैसे स्ट्रेच हो जाता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दे इंक्रीज, ये नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. गुड। Yes, sir. So see वो this. लोग replace नहीं होते, मतलब अगर कोई सेल dead हो। No, they are not replaced, they are damaged. Once they are damaged, they are non-functional and the person suffers from the diseases, neural diseases. Clear? ठीक है। Now see this, see here, हम जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं वो नर्व टिश्यू का डिजाइन में एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसके पास बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। ऑल दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्रॉन्स भी आप बोल सकते हो, कुछ बुक में डेंड्रॉन्स भी लिखा होगा, डेंड्राइट्स भी लिखा होगा। ढेर सारे ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे प्रोसेस, इनको प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेंशंस, प्रोसेसेस, स्मॉल प्रोसेसेस ऑफ द नर्व सेल, जिनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स, ठीक है। ये डेंड्रॉन्स जो हैं इनका काम क्या है वो हम समझेंगे अभी फिलहाल, बट पार्ट समझ लो पहले। दीज डेंड्रॉन्स आर मीटिंग एट द सेंटर, ये जो सेंट्रल यूनिट है इस पर्टिकुलर जगह का, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, साइटॉन, पेरिकैरियन, ये सारे नाम जो हैं इसके हो सकते हैं, ठीक है। सेल बॉडी, साइटॉन, पेरिकैरियन, एनीथिंग, व्हाटएवर यू कैन से। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट, जैसे आपके कंप्यूटर मोबाइल में आजकल प्रोसेसर्स होते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोसेसर का काम कैसे है ना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना फिर आगे डिस्प्ले करना, बस ये जो यूनिट है सेल बॉडी वो उस चीज़ को प्रोसेस करता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के लिए वो वर्ड समझना बहुत ईजी है। आई एम टेक्निकली वेरी वीक, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल दिस प्रोसेसर इज डूइंग, बट हाँ, नर्व टिश्यू में वो क्या करता है वो मैं आपको समझा सकता हूँ। बट सी हियर, द लॉन्गेस्ट प्रोसेस, जो सबसे लंबी एक्सटेंशन है इस सेल की, द लॉन्गेस्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। और ये एक्सॉन जो है वो इस तरीके से टर्मिनेट हो जाता है एक जगह पर। दीज आर कॉल्ड एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक है। अब ये एक्सॉन जो है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा एक्सटेंशन। अब एक चीज इमेजिन करो कि ये एक्सॉन जो है वो स्पेशल टाइप की कवरिंग से कवर्ड है बेटा। अच्छा, कैसी कवरिंग है? आप वो ग्रिपर वाले पेन यूज करते हो जिसमें एक ब्लू कलर का Yes, ma'am. ग्रिप लगा रहता है होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो बस उसी तरीके से इमेजिन करो कि ये जो एक्सॉन है इसके थोड़ी थोड़े दूर पे ग्रिप्स लगे हुए, ठीक है। तो एक ग्रिप जो है मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे लगा हुआ है, वो आप पूरे उसको एनसर्कल करके इमेजिन करना बेटा। मैं ऐसा यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं दोनों साइड ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो फिर थोड़ी दूर पे एक और ऐसे होगा ग्रिप, फिर थोड़ी दूर पे फिर से ऐसे ग्रिप होगा,
कंटिन्यूड नहीं, नहीं, कंटिन्यूएशन में नहीं। दिस इज हाउ दीज ग्रिप्स आर बीइंग अरेंज्ड, ठीक है। वंस दीज आर अरेंज्ड, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड वन मोर लेयर ओवर हियर, जो इस पूरे यूनिट को इस तरीके से कवर कर लेती है, वो कंटिन्यूएशन। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. जो अंदर ग्रिप्स हैं वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, पर ग्रिप्स के बाद एक और लैमिनेशन है, कवरिंग है, जो कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर एक यूनिट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है, ये जो यूनिट है, ये जो पूरी ग्रिप है वो लिपिड से बनी हुई है, लिपिड्स और फैट्स। तो फैट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो चीज समझते हो आप लोग, yes, ठीक है, दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स। सो बेसिकली ये जो सिग्नल्स जो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को, वो इलेक्ट्रिक फॉर्मेशंस होती है बेटा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह यहाँ से रन करती है। तो वो जो इम्पल्स है इधर उधर नहीं भाग जाए, इसलिए ये इस टाइप का ग्रिपिंग किया जाता है एग्जॉन को। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. वो सीधा सीधा इस एंड से इस एंड पे ही आना चाहिए, इधर उधर हॉरिजॉन्टली रन नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ ग्रिपिंग इज देयर। नाउ could you please again repeat the function of the lip? yeah, that is made up of lipids and they just prohibit the horizontal transmission of the electric impulses. Got it? Yes, ma'am. Good. Now see this, ये जो बाहर जो लेयर बनाया, इसको हम बोलते हैं न्यूरीलेमा। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरीलेमा, ठीक है। और जो अंदर हमने ग्रिप बनाया है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। इसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। और ये जो पूरा यूनिट बन, इसमें भी इसके खुद के न्यूक्लियस की प्रेजेंस रहती है बेटा, इसमें इसके खुद के न्यूक्लियस हैं। तो खुद के न्यूक्लियस हैं तो ये सेल की तरह बिहेव करते होंगे, एम आई राइट? Yes, ma'am. गुड। सो दैट होल यूनिट, न्यूरीलेमा, माइलिन शीथ और ये न्यूक्लियस इसका, ये पूरा जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? श्वान सेल्स। अच्छा, अब ये जो बीच में नॉच बन रहा है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर अंदर माइलिन शीथ नहीं है, सिर्फ ये न्यूरीलेमा का कवरिंग है, जो ये नॉच यूनिट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। एक नोड है बीच में, एक डिच जैसा है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। अच्छा, अब देखो सिंपल सा एक फंक्शन समझाती हूँ इसमें, ड्राइंग विथ, ये एक नर्व सेल है जो ऐसे अरेंज्ड है, उसके बाद दूसरा नर्व सेल है वो ऐसे अरेंज्ड हो, तीसरा नर्व सेल ऐसे अरेंज्ड हो, ठीक है। तो एक्सॉन एंडिंग्स के बाद दूसरा नर्व सेल अरेंज होता है, उसके डेंड्राइट्स फेस करते हैं एक्सॉन एंडिंग्स को। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, ma'am. दिस इज हाउ दे आर अरेंज लीनियरली, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर आपका स्किन है, तो ये डेंड्राइट्स जो होते हैं वो स्किन से प्लग्ड रहते, कनेक्टेड रहते, ठीक है। तो जैसे ही सपोज मैंने आपकी स्किन पर अभी तुरंत ही एक ने जोर से ऐसे पैट कर दी, ठीक है, या आपको एक बहुत जोर से पिंच कर, तो वो जो सिग्नल है वो रिसीव कौन करेगा? इम्पल्स जो है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो रिसीव कौन करेगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेंगे और भेजेंगे सेल बॉडी को कि भाई हमने ऐसा ऐसा सिग्नल पाया है, अब इसको आप ले लो। जैसे ये सिग्नल ये साइटोन रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा कि अच्छा ये सिग्नल है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, अब इसको मुझे एक्सॉन को भेज देना चाहिए। तो वो एक्सॉन को थ्रू इसको आगे बढ़ा देगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सॉन के थ्रू जब आगे बढ़ाएगा तो ये जो इम्पल्स है वो इस एक्सॉन के थ्रू पास होते होते यहाँ तक आना चाहिए, और उसके बाद वो दूसरे डेंड्राइट जो है उसको कैच कर लेंगे
और फिर वो उसको आगे बढ़ा देंगे, और वो कहाँ तक लेके जाएंगे, जहां पर आपका ब्रेन है। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो, जब मैं अगर आपको पिंच करूं या आप बैठे हो, आपके हाथ पे अगर गर्म पानी डाल दूं, तो आपको जो रिस्पॉन्स देना है मुझे, वो आपका कैसा होगा कि मैंने गर्म पानी डाला, अच्छा आप सिग्नल जा रहा है जा रहा है जा रहा है ब्रेन के पास, ब्रेन बोलेगा ओ गरम, तब आप अपना हाथ हटाओगे। ऐसा होता है? Yes, ma'am. इतना टाइम लोगे? No, ma'am. बहुत तुरंत होता है. इट विल बी इंस्टेंट, एम आई राइट? Yes, ma'am. इट विल बी इंस्टेंटली ये जो हाँ प्रोसेस हो जाएगा कि भाई गरम है, यू हैव टू शाउट, यू हैव टू जस्ट रंबल योर हैंड एनी हाउ, शेक इट एंड यू विल ट्राई टू काम डाउन एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, आप अपने स्पेशली अपने कमरे में अभी ऑनलाइन क्लास के लिए जा रहे हो, अंधेरा है, सब कुछ है, आपने जैसे ही लाइट ऑन किया और आपने देखा कि स्विच पर लिजर्ड बैठी है, तो आप उसको पहले देखोगे, आपकी आईज देखेंगी, फिर आपकी आईज बोलेंगी अच्छा आइडेंटिफाई करते हैं, सिग्नल भेजो ब्रेन के पास, ये कौन सा जानवर है जो मुझे दिखाई दे रहा है। फिर आपका ब्रेन बोलेगा बेटा ये लिजर्ड है, फिर आप बोलोगे अच्छा लिजर्ड है, तो अब मुझे मुंह से आवाज निकालनी चाहिए, मुंह खोलकर चिल्लाना चाहिए, तो मुंह के पास सिग्नल आएगा कि मुंह खोलो, फिर तुम चिल्लाओ। इतना टाइम लगेगा? No, ma'am. नहीं लगेगा। यू विल बी शाउटिंग इंस्टेंटली, ऐसा लगेगा कि घर में लिजर्ड नहीं मॉन्स्टर डायनासोर घुस गया। ठीक है, द थिंग इज दैट मच फास्ट योर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर रनिंग टूवर्ड्स योर ब्रेन एंड ऑल थैंक्स गोज टू दिस माइलिन शीथ, क्योंकि जहां जहां पर माइलिन शीथ है वो क्या करती है, जैसे ही इम्पल्स यहाँ आता है उसको पुश करती है, जंप करवाती है और वो सीधा यहाँ पर बिठा देती है, फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जंप करके आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, तो वो इतनी तेज तेज आगे इम्पल्स जाएगा कि वो सडनली ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन आपको फटाक से उसका रिस्पॉन्स भी तुरंत दे देता है। कैन यू एक्सपीरियंस दिस मच, कितना फास्ट होगा इम्पल्स ट्रांसमिशन? अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट In our book, this is part labeled as synapse. which one? And in our book, there is a part labeled as I'll spell it for you. SYNAPS. या आई एम कमिंग टू इट, साइनेप्स ना आ रही हूँ वहां पर। ठीक है, सो द स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक गैप। ठीक है, तो यहाँ जब आप एंडिंग देखोगे, ये जो जहाँ पर एक्सॉन एंड होता है इसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स मतलब ये गैप रीजन, ये पूरा जो गैप है ये साइनेप्स होता है। ठीक है, जैसे आपने रेल लाइन देखा होगा, रेल लाइन में जो रेल्स होती हैं वो आपस में जुड़ी नहीं होती है, दूर दूर होती है ना। सिमिलरली हमारे न्यूरॉन्स भी थोड़े दूर रहते हैं आपस में, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर एक दूसरे से मैच हो जाएंगे, लग जाएंगे तो। ठीक है, तो ये गैप जो है, अब इसमें हमारी बॉडी देखो कितना प्रोग्रामडली काम करती है। जैसे ही इम्पल्स इस जगह पर पहुंचता है इस एंड पे, ठीक है, तो एक फ्लूइड रिलीज होता है, ये एक वैली जैसा एरिया है, गड्ढा है, इसके अंदर तुरंत एक फ्लूइड रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आओ, ये क्या हुआ? Oh, what happened? I just don't know where it is gone. Sorry, मुझे नहीं पता है वो कहाँ गायब हो गया। सो ये जो जगह है उसमें रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ट्रांसमीटर समझ रहे हो, ट्रांसमिट करने में हेल्प करने वाला, किसको? जो भी न्यूरल आपका सिग्नल आया है उसको। तो ये जो वैली है वो तुरंत उस फ्लूइड से भर जाएगी
और सिग्नल जो है वो फटाक से इसको क्रॉस करके इस वाले डेंड्राइट के पास आ जाएगा। जैसे ही सिग्नल यहाँ आ जाएगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से खत्म हो जाएगा, तुरंत ही हट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये स्विच ऑफ स्विच ऑन जैसी एक्टिविटी हमारे बॉडी में हेल्प करता है। जैसे जैसे इम्पल्स आगे बढ़ता जाएगा वहाँ वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और जैसे ही उसका ट्रांसमिशन खत्म होता है वो अपना एग्जिस्टेंस भी खत्म कर देता है। ठीक है, फिर जैसे ही दूसरा इम्पल्स आएगा फिर दूसरी बार रिलीज होगा। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. दिस इज हाउ इट इज transmitting the impulse from one place to one axon to another. Is this part is clear to you? Excuse me, ma'am. And why do we need so many neurons when if we could have just only one neuron, one long neuron, and it could start with the messages? Okay. आप ये सोचो, अगर आपको ट्रेन से जाना है तो एक ही रेल बिछा देंगे हम, सपोज जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, विल इट बी ओके? No, ma'am. हाँ, तो वैसे ही हमारी बॉडी भी उसी तरह से ट्रैकिंग सिस्टम है बेटा, उसको बहुत सारी जगह डिवाइड करना होता है। जैसे आप किसी चीज को देखते हो, ठीक है, तो जब देखते हो तो सिर्फ एक ही चीज है कि ब्रेन सिर्फ देखने वाला काम कर रहा है। आप जब उसको देखते हो तो आप बहुत सारी चीजें जज करते हो। जैसे फ्लावर देखा तो तुरंत आप क्या चाहोगे, आप उसको सूंघने की कोशिश करते हो। एम आई राइट? Yes, ma'am. कि वो अच्छी खुशबू वाला है कि नहीं है। या फिर कुछ आप जब कोई जैसे बड़ी जगह जैसे बीच पर गए हो तो आप आवाज सुनने की कोशिश करते हो। तो आपका एक सेंस एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज नहीं कर रहा है, आपके सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं बेटा। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स इसीलिए जरूरत है। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Okay, I am just telling you to read the things of your textbook. I think this was the last part of your tissue part, है ना, ये last था। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. आप लोग रीड कर लेना। मैं फिर भी न्यूरल टिश्यू को नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा बहुत एक्सपैंड कर दूंगी एक्सप्लेनेशन में, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑल्सो। टिल देन आप जितना एक्सरसाइज आपसे हो सकता है कोशिश कर लेना खुद से सॉल्व करने की, सो दैट वी कैन जस्ट सॉल्व द डाउट्स एंड दैट मेन थिंग्स उसको कंसिडर करें। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Okay, so have a happy Sunday for tomorrow, and we will meet next week. Okay, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. goodbye beta, take care. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.